जब दुनिया तुम्हें कमज़ोर समझे तब तुम्हारा जीतना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 17 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए, वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा जो कि आपके पिछले करंट अफेयर पर आधारित होगा और इससे आपका पुराना करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगा। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन के सभी उत्तरों की। देख क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि निम्न में से किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 इंटरसेप्टर का अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया है। तो देखिए, एरो 2 इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है इजराइल ने। और दूसरा था कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात और किस देश के बीच में ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया। तो देखिए, ये समझौता किया गया है संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच में। तीसरा था कि किस व्यक्ति को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का गैर कार्यकारी अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। तो देखिए, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं सुभाष शिवराण मुंद्रा। और चौथा था कि हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक त्योहारी मीठे पकवान खाजे मसालेदार हर्बल मिर्च और मिंदोली केला को भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है। तो देखिए, ये राज्य आपका गोवा है। और पांचवा था कि कौन से तिब्बती आध्यात्मिक लीडर जो है ये जलवायु परिवर्तन पर जर्मन पर्यावरण पत्रकार फ्रांज ऑल्ट के साथ मिलकर तैयार की गई अपनी और ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक का जो है नवंबर 2020 में विमोचन करेंगे। तो देखिए, ये तिब्बती आध्यात्मिक लीडर हैं दलाई लामा। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, भारत में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी कि इफ्फी जो है ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो देखिए, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन हर साल किया जाता है कहाँ पे, गोवा में। देखिए, जो आपका ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो ये गोवा में हर साल नवंबर के महीने में आयोजित होने वाला एक वार्षिक फिल्म समारोह है। और हाल ही में जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, इन्होंने पुष्टि की है कि इस साल जो आपका ये फिल्म महोत्सव होगा ये जो है 20 से 28 नवंबर के बीच में गोवा के कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जाएगा। और देखिए, आप बता दूं जो आपका ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो ये उत्सव गोवा राज्य सरकार के स्वामित्व वाली एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के सहयोग से फिल्म फेस्टिवल निदेशालय के द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है। कब, नवंबर महीने में। ये बेसिक पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा कि इस साल नवंबर महीने में 20 से 28 नवंबर 2020 तक जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया जाएगा। और दूसरा प्रश्न है कि ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस स्मार्टफोन निर्माता ने भारतीय बच्चों को 2500 से अधिक स्मार्टफोन वितरित करने की घोषणा की है। तो देखिए, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी जो है शाओमी, ठीक है, तो शाओमी की मोबाइल आती है मी के नाम से, ठीक है। तो चीन की जो स्मार्टफोन दिग्गज है शाओमी, इसने अभी हाल ही में घोषणा की है कि जो आपका मी इंडिया है ये ऑनलाइन शिक्षा का समर्थन करने के लिए भारतीय बच्चों को 2 करोड़ रुपए के 2500 से अधिक स्मार्टफोन वितरित करेगा। देखिए, एक चीज़ मुझे ये नहीं समझ में आ रही है कि 2500 स्मार्टफोन में 2 करोड़ कैसे खर्च करी ये कंपनी। मतलब इसका मतलब चीनी प्रोडक्ट का तो हमें बाइकआउट करना ही है और ऐसे बहकावे में नहीं आना है। अगर ये चीन जो है अगर मान लीजिए वितरित भी करती है ऐसे मोबाइल, तो उनको उठा के फेंक देना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारा देश हमारे लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। फ्री में हमें अगर कोई देश हमें कुछ दे के और लॉलीपॉप दे के हमें लूटना चाहता है तो उससे हमें दूर रहना चाहिए। बाकी ये करंट अफेयर है तो ये आपको अपडेट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, जो आपका मी इंडिया है ये जो है अपनी जो ये वितरण प्रक्रिया है इसको अंजाम देने के लिए भारतीय गैर लाभकारी संगठन टीच फॉर इंडिया के साथ साझेदारी करेगा। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में इस देश के ग्रह खोजी मिशन जिसका नाम टेस यानी कि ट्रांजिटिंग एक्सो प्लेनेट सर्वे सेटेलाइट था, ठीक है, तो इसने कुल 66 नए बाह्य ग्रहों की खोज की है। तो देखिए, जैसे आपका अमेरिका है। देखिए, अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी नासा है तो इसने जो है अपने ग्रह खोजी मिशन टेस यानी कि ट्रांजिटिंग एक्सो प्लेनेट सर्वे सेटेलाइट, ठीक है, तो इसके माध्यम से ये 66 नए बाह्य ग्रहों की खोज की है। और देखिए, इसके लिए जो है इसने अपने मिशन के दौरान कुल 75% तारों वाले आकाश को स्कैन किया था, तब जाके ये 66 नए ग्रह जो है इनका पता चला। देखिए, जो आपका टेस है इसको पृथ्वी के निकट तारे की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की खोज के लिए डिजाइन किया गया है। और टेस जो है ये अंतरिक्ष वेधशाला केपलर का उत्तराधिकारी है। देखिए, पहले ऐसे ही जो है एक और जो आपका सेटेलाइट था, ठीक है, जिसका नाम था
केपलर, ठीक है, केपलर को जो है लॉन्च किया गया था उस समय। और केपलर जो है ये वर्तमान में ज्ञात अधिकतर जितने भी वायु ग्रह हैं, ठीक है, उनकी खोज के लिए जो है जाना जाता है, ठीक है। केपलर ने पहले ये काम किया था, लेकिन बाद में इसकी ड्यूरेशन, यानी देखिए कोई भी अगर हम आर्टिफिशियल सेटेलाइट लॉन्च करते हैं तो उसका जो है समय सीमा होता है वो 10 से 15 साल 20 साल जो भी है उतने समय तक वो काम करता है। उसकी बैटरी वगैरह पुर्जे वगैरह खराब हो जाते हैं, तो उसके बाद एक नया मिशन नए सेटेलाइट को लॉन्च करना पड़ता है। तो इसीलिए केपलर के बाद जो है फिर नासा ने किसको लॉन्च किया था, टेस्को, यानी कि ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सेटेलाइट को, जिसने अभी हाल ही में 66 नए वायु ग्रहों की खोज की है। और देखिए भारत ने भी ऐसा एक मिशन लॉन्च किया था। देखिए भारत ने वायु ग्रहों की खोज के लिए एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था पारस। देखिए पारस का पूरा नाम है पर्ल एडवांस रेडियल वेलोसिटी एबुस्काई सर्च, ठीक है। और देखिए आपको बता दूं जो आपका पारस है तो ये जो है ग्राउंड बेस्ड एक्सोप्लैनेट सर्च डिवाइस है, और ये जो है माउंट आबू में स्थित है, और ये 67,000 के रेजोल्यूशन पर काम करता है। ये जो है अंशांकन के लिए थोरियम आर्गन लैंप का उपयोग करता है। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा पारस के बारे में। ये जो है भारत का वायु ग्रह खोजी मिशन है। और चौथा प्रश्न है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार कौन दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो देखिए जो आपके मुकेश अंबानी हैं ये वर्तमान में दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। देखिए पिछले महीने में ये 9वें रैंकिंग पे थे, लेकिन अब इस महीने में जो है ये चौथे रैंकिंग पे आ गए हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मुकेश अंबानी जो है ये अगस्त 2020 में जो है किस क्रम के जो है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, तो देखिए ये जो है अगस्त 2020 में चौथे सबसे अमीर व्यक्ति थे। देखिए मैंने कल मतलब पेपर देखा खंड शिक्षा अधिकारी का, तो उसमें जितने भी अपडेट मैं आपको देता हूँ मैंने देखा कि मतलब सारे के सारे प्रश्न आपसे मिल गए थे, आपको मिल गए थे एग्जाम में। और देखिए खास तौर से उस पेपर में जनवरी 2020 से अब तक के जो है जितने भी करेंट अफेयर के प्रश्न थे उन्हीं में से प्रश्न पूछे गए थे। जैसे कि मैं आपको अपडेट देते रहता हूँ रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में, किस महीने में या फिर किस सप्ताह में कितना रेपो रेट था, और मतलब ये सारी चीज़ें आंकड़े जो है एग्जाम में पूछे भी गए थे। एकदम हूबहू ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो देखिए जैसे मैं आपको फॉर्मेट दे रहा हूँ ये मेरे एक्सपीरियंस पे आधारित है। 2013 से मैं ये चीज़ें आपको मतलब आपको तो नहीं, मतलब जितने लोग मेरी क्लासेस ऑफलाइन लेते हैं उनको मैं पढ़ाता हूँ। तो 2013 से 2020 तक का ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो जैसे मैं आपको प्रश्न देता हूँ वैसे ही बिल्कुल उसको पढ़ा कीजिए, याद किया कीजिए, वैसे ही आजकल बिल्कुल एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। तो देखिए हम बात कर रहे हैं मुकेश अंबानी की, ये दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। देखिए मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के मालिक हैं। और देखिए अभी हाल ही में इनकी जो कंपनी है इसके बहुत सारे शेयर बहुत सारी कंपनियों ने, जैसे गूगल ने और बहुत सारी कंपनियों ने खरीदे, जिससे मुकेश अंबानी की संपत्ति बढ़ गई। और देखिए आपको बता दूं जो आपके मुकेश अंबानी हैं इन्होंने दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति के रैंक पर जो है किसको पछाड़ा है, इन्होंने जो है LVMH मोएट हेंसी लुई वाइटन के जो अध्यक्ष हैं और CEO हैं जिनका नाम है बर्नार्ड अर्नेल, इनको पछाड़ा है चौथे स्थान की रैंकिंग हासिल करने के लिए। और देखिए ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। देखिए इस इंडेक्स में पहले स्थान पर हैं जेफ बेजोस जो कि अमेजोन के फाउंडर हैं, और दूसरे स्थान पर इसमें हैं बिल गेट्स, इनकी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, और तीसरे आपके हैं मार्क जुकरबर्ग, जो आपके मार्क जुकरबर्ग हैं ये फेसबुक के संस्थापक हैं, ये आपको पता ही होगा। और चौथे नंबर पे कौन आ गए हैं, मुकेश अंबानी। तो हमारे भारत के लिए बहुत ही प्राउड की बात है। देखिए मुझे लगता है कि ये जल्द ही नंबर 1 पर भी आ जाएंगे, क्योंकि इनकी कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। और पांचवा प्रश्न है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम कहते हैं अमृत, ठीक है। तो जबकि अमृत योजना है इसको लागू करने वाला भारत का शीर्ष राज्य कौन सा बन गया है। तो देखिए अमृत योजना को लागू करने वाला भारत का जो शीर्ष राज्य बन गया है, यानी कि नंबर 1 राज्य बन गया है, आपका है उड़ीसा। देखिए अमृत योजना के बारे में दो चीज़ें एग्जाम में पूछी गई हैं कि इसको लॉन्च कब किया गया था और इसका उद्देश्य क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2015 में इस अमृत मिशन को, यानी कि अमृत योजना को, जिसका नाम है अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन को जो है शुरू किया था, लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य था शहरी क्षेत्रों में बदलाव लाना। और इस बदलाव में क्या क्या योगदान दिया जाना जरूरी है। देखिए अगर शहरी क्षेत्रों में बदलाव लाना हमें, तो वहाँ पर जलापूर्ति जो है ये अच्छी होनी चाहिए। बाढ़ को कम करने के लिए जल निकासी, देखिए होता क्या है शहरों में मैंने देखा है वहाँ पे जो नालियाँ होती हैं बरसात के समय चोक कर जाती हैं, यानी कि जल निकासी की सुविधा जो है वहाँ पे नहीं हो पाती है। तो इस सिस्टम को दुरुस्त करने और
सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, शहरों में ग्रीन स्पेस यानी कि वहाँ पर जो है हरे भरे पौधे लगाना, और गैर मोटर चालित शहरी परिवहन पर केंद्रित करना। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया ये बैटरी वाले जितने भी ऑटो रिक्शा आ रहे हैं, ठीक है, उनका जो है संचालन करना। तो मतलब कुछ ऐसे काम करना जिससे शहरों का विकास हो, वहाँ पे पानी की व्यवस्था अच्छी हो, जलापूर्ति अच्छी हो, और बाढ़ को नियंत्रित किया सके। वहाँ का सीवेज सिस्टम मजबूत होना चाहिए ताकि पानी की निकासी बरसात में हो सके। मतलब ऐसे ही बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर फोकस करना है। अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि अमृत योजना का जो है उद्देश्य, और इन सब चीज़ों को लागू करने में ओडिशा राज्य पहले स्थान पर है, यानी कि नंबर 1 है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और छठा प्रश्न कि किस राज्य में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की जाएगी। तो देखिए ये राज्य आपका है कर्नाटक। कर्नाटक में जो है मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की जाएगी। देखिए जो आपका मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई है, इसकी स्थापना नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, भारत सरकार ने कर्नाटक स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर किया है। और देखिए आप बता दूं, मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई दवाओं की कीमतों की निगरानी करने, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने में NPPA की जो है सहायता करेगा। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किसे महानिदेशक नौसेना संचालन के पद पर यानी कि DGNO के पद पर अपॉइंट किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। ठीक है, अभी हाल ही में दिनेश कुमार त्रिपाठी यानी कि दिनेश के त्रिपाठी को महानिदेशक नौसेना संचालन के पद पर अपॉइंट किया गया है। और देखिए भारतीय नौसेना की बात कर रहे हैं, तो देखिए भारतीय नौसेना के वर्तमान में नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस तरीके से युवा मामलों और खेल मामलों के मंत्रालय के द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन शुरू किया गया। तो देखिए ये तिथि आपकी है 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त 2020 से युवा मामले और खेल मामलों के मंत्रालय के द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन शुरू किया गया। और इसकी क्या खास बातें हैं ये आप ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भारत का युवा मामलों और खेल मामलों का मंत्रालय है, इसके द्वारा भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए 15 अगस्त से लगाए 2 अक्टूबर 2020 तक यानी कि महात्मा गांधी की 151वीं जयंती तक जो है फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने जा रहा है। और देखिए जब ये फिट इंडिया फ्रीडम रन है, इसकी क्या खास बात है। देखिए ये जो है देश का सबसे बड़ा अभियान होगा जिसमें कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आम जनता के बीच फिटनेस को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा जाएगा। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस भाषा के कवि गीतकार चुनक्करा रामन कुट्टी का निधन हो गया। तो देखिए जो आपके चुनक्करा रामन कुट्टी हैं, ये जो है मलयालम भाषा के एक कवि और गीतकार थे। देखिए इन्होंने जो है 76 फिल्मों के लिए कुल 215 से अधिक गीत लिखे थे, और इनको 2015 में केरल संगीत नाटक अकादमी के गुरु श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये डिटेल्स याद रखना है मलयालम भाषा के कवि गीतकार चुनक्करा रामन कुट्टी के बारे में। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग को किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है। तो देखिए जो आपका ये एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग है, इसको लॉन्च किया गया है एयर क्वालिटी की रियल टाइम की रिमोट मॉनिटरिंग करने के लिए। देखिए जो आपका ये एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग यानी कि AUM है, ये प्रणाली गायत्री विद्या परिषद वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र और विशाखापत्तनम इंजीनियरिंग कॉलेज विशाखापत्तनम के निदेशक प्रोफेसर राव तातावर्ती के द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वच्छ वायु अनुसंधान पहल के सपोर्ट से जो है विकसित किया गया है। तो इस एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग यानी कि AUM के बारे में डिटेल्स शेयर करिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो सभी लोगों से मैं कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो जो है मतलब और लोगों तक पहुँच सके। ठीक है, ठीक है, लाइक करने से क्या होगा कि आपका तो कुछ नहीं जाएगा, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मेरा मतलब मुझे लगता है कि मतलब अगर लोग वीडियो को लाइक करते हैं थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और कम से कम 2000 लाइक्स आज चाहिए इस वीडियो पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। सुरेश रैना का जन्म किस राज्य में होता है, आंसर बताइए। और कल का वीडियो देख के रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि सुरेश रैना से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, उनसे जुड़े जितने भी फैक्ट थे मैंने आपको डिटेल में बताया था।
दूसरा प्रश्न आपके लिए कि भारत के महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? आंसर बताइए। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी से संबंधित जितने भी फैक्ट थे सारे मैंने आपको कल बताए थे, उनको नोट कर लीजिएगा, वहां से प्रश्न एग्जाम में बनेंगे। और तीसरा प्रश्न आपके लिए कि 15 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपने भाषण के दौरान किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? आंसर बताइए। चौथा प्रश्न की हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में विस्फोट से प्रभावित लोगों के लिए 58 टन आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी है? उत्तर बताइए। और पांचवा प्रश्न की हाल ही में किस तिथि को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च किया? आंसर बताइए इसका। तो इसी प्रश्न के साथ आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।